कैसे हो बच्चों। स्वागत है आप सभी का आर्या पाठशाला के हमारे इस बेहतरीन से फैमिली में। मैं हूं आपका प्रेम भैया। आज मैं आपको क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो कि सेल है उसे पढ़ाने जा रहा हूं। ये सेल चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या देखा, चलो मैं आपको एक बार बता दूं। लेक्चर नंबर 1 में हमने सेल के बारे में जाना, सेल के डिफिनीशन के बारे में जाना, फिर हमने डिस्कवरी के बारे में जाना, सेल थ्योरी और सेल शेप और साइज के बारे में अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर और यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि आप प्लीज पेन एंड पेपर अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मैं टेलीग्राम पे नोट्स तो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन नोट्स आपके जब खुद से हाथ से बनता है ना, तो एक बार आप उसे सोचते हैं और सोच के समझ के तब जब आप लेक्चर के दौरान लिखते हैं तो आपको क्या होता है कि आपके दिमाग में बैठना चालू हो जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिर वो जल्दी बैठेगा, आप उसको लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे। तो प्लीज पेन एंड पेपर ले लो। और तो और आपको कोई भी दिक्कत हो आप एनसीईआरटी बुक भी पढ़ना। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके हर एक क्वेश्चन का सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, कोई आपको बोले कि एनसीईआरटी टफ है वो बुक मत पढ़ो। मैं आपको बोलता हूं कि एनसीईआरटी जो है वो काफी आसान है पढ़ना। आप एनसीईआरटी खोलिए, पढ़िए, मेरे पढ़ाने के बाद आपको सारे के सारे टॉपिक समझ में आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दैट्स माय प्रॉमिस। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। लाइक सबसे पहले चलो मैं आपको बता दूं कि बेसिक फीचर ऑफ सेल क्या होता है। बेसिक फीचर ऑफ सेल क्या क्या है, ये कहने का क्या मतलब है। ये कहने का ये मतलब है कि आप दुनिया में किसी भी सेल को उठाओगे उसके अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या है भैया वो? सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है बाबू न्यूक्लियस। चलो ये कहां होता है, कैसे होता है, एक बार वो आपको बता दें। सबसे बाहर, ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बीच में यहां पे प्रेजेंट होता है ऐसे सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, एक लिक्विड, एक पानी के जैसा सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं बाबू साइटोप्लाज्म। और सेंटर में मौजूद होता है कौन? न्यूक्लियस। सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। ये आपको सारे सेल के अंदर देखने को मिलेगा। अब कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं आपको। ये सेल के बाद कुछ सेल के अंदर आपको कुछ चीज देखने को मिलेंगे, कुछ चीज आपको देखने को नहीं भी मिलती है। लाइक अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये 3 चीज है बेसिक फीचर, ये दुनिया का कोई भी सेल हो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये जो साइटोप्लाज्म है ना, जो लिक्विड है, जो पानी के जैसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ और भी स्ट्रक्चर तैर रहा होता है, कुछ और भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल ऑर्गेनल्स। भैया ये सेल ऑर्गेनल्स जरूरी नहीं है, ये जो सेल ऑर्गेनल है ये सब सेल में नहीं मिलेगा, आपको कुछ एक सेल में देखने को मिलेगा जो अभी हम आपको आगे बताने वाले। ये सेल ऑर्गेनल का काम क्या होता है एक बार मैं आपको बता दूं। सेल ऑर्गेनल बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आने वाले लेक्चर्स में हर एक सेल ऑर्गेनल पे चर्चा करेंगे, आपका पूरा चैप्टर ही उसी पे है। ये शुरुआती है, आप एक बार समझिए, बस इतना जानिए सेल ऑर्गेनल का काम क्या होता है। जैसे आपके बॉडी में काम को बांट दिया गया है, हार्ट एक काम को कर रहा है, आपका किडनी एक काम कर रहा है, आपका ब्रेन एक काम को कर रहा है, आपका हाथ, तो सबका काम बटा हुआ है ना। इसी तरीके से जो सेल ऑर्गेनल्स है वो सेल के अंदर, जैसे आपका ऑर्गन है हार्ट, लिवर, किडनी, उसी तरीके से ऑर्गन के जैसा काम करता है। सबको एक काम दे दिया जाता है कि भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। और हमारे बॉडी में 9-10 सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लास 9th में जितने सेल ऑर्गेनल के बारे में आपको दिया हुआ है वो सब अभी करके आगे देखेंगे। तो ये सेल ऑर्गेनल का काम समझ गए आप। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये इसी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और आराम से घूम रहा होता है, तैर रहा होता है। यहां तक कोई दिक्कत? ये जो तुम न्यूक्लियस देख रहे हो, इस न्यूक्लियस को मैं आपको बता दूं कि इसके बीच में एक इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग क्रोमोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम या फिर डीएनए। समझिए अब ये पूरा टॉपिक सेल ऑर्गेनल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के क्रोमोजोम, डीएनए सबको अच्छे से देखेंगे। अभी आपको जितना समझा रहे हैं समझिए, हम बेसिक स्ट्रक्चर आपको सेल का बता रहे हैं।
कि सेल का सबसे बाहरी मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच में कौन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पूरा पानी प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में और भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है लाइक सेल ऑर्गेनल्स, जो कि हम एक एक सेल ऑर्गेनल का नाम अच्छे से देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। समझिए, जो बीच में न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है क्रोमोजोम या डीएनए। ये क्रोमोजोम या डीएनए है ना, इसी पे ना लिखा होता है कि आपका कलर कैसा होगा, आपका हाइट कैसा होगा, आपका ये कान जो है यही बनना है, आप 2 पैर से चलेंगे कि 4 पैर से चलेंगे, ये सारा चीज का डिसीजन। आपका हाथ कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, आपके हाथ में 5 उंगलियां होंगी, ये सब कौन डिसाइड करता है, यही डिसाइड करता है जो डीएनए है या फिर जो क्रोमोजोम है। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, हमको लग रहा है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, फिर भी कुछ नहीं है तो प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। देखो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस धरती पे सारे ऑर्गेनिज्म हमारे और तुम्हारे जैसे होते हैं? हम और तुम बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं, तो क्या मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि हम और तुम तो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, लगभग लाखों करोड़ों सेल जब मिला है तो हमारे और तुम्हारे जैसा ऑर्गेनिज्म, या एक डॉगी, एक कैट, एक बिल्ली, ये सब बना है, या एक फिश भी देख लो या चिकन देख लो, ये सब भी लाखों लाख सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो हम तुमसे एक क्वेश्चन करते हैं, क्या कोई एक सेल का ऑर्गेनिज्म भी इस धरती पे हो सकता है क्या? हाँ या ना? तो जिनका जिनका आंसर हाँ है वो सब एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस धरती पे एक सेल का ऑर्गेनिज्म भी पाया जाता है और वही एक सेल का ऑर्गेनिज्म सारा काम करता है जो आप करते हो। श्वास भी लेता है और तो और एक्सक्रीशन करता है, खाना खाता है, अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर करता है, वो सारा काम एक ही सेल करता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, वो एक सेल के ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, क्या है? अमीबा। क्या हमने देखा था? अमीबा। अच्छा, अब देखो, तो जो भी बाबू सिंगल सेल से मिलके बनेगा, एक सेल से, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एक सेल से ज्यादा से मिलके बनेगा उसको क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये किससे बनता है? मेड अप ऑफ फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ सेल। क्या कोई दिक्कत? तो आज हम इसी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर को अच्छे से देखेंगे। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो जो भी ऑर्गेनिज्म, क्या होता है? सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दो तरीके के, एक तो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे डिवीजन हुआ। किसी भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक का नाम दिया यूनिसेलुलर और दूसरे का नाम दिया मल्टीसेलुलर। जो भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हुआ है उसको यूनिसेलुलर, जो एक से ज्यादा से बने हुए हैं उनको मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बताइए जो सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये क्या कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल। बहुत सारे इसके अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत कम दिन जीते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पैन, ध्यान में रखिए। जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनका लाइफ स्पैन लंबा होता है, लॉन्ग लाइफ स्पैन, वो बहुत लंबा जीते हैं, जैसे आप और हम आराम से जीते जा रहे हैं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का घंटों में लाइफ होता है, मिनटों में लाइफ होता है, समझे कि नहीं। और हमारा आपका बहुत सारा लॉन्ग लाइफ स्पैन। इनके पास क्या होता है? नो डिवीजन ऑफ लेबर। ये समझने वाली बात है बाबू, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। नो डिवीजन ऑफ लेबर यूनिसेलुलर। बट मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें तो इनके अंदर आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। अब ये क्या है डिवीजन ऑफ लेबर भैया, समझाइए। देखो, जो हमारे अंदर हार्ट, किडनी, ये सारा, जैसे ब्रेन, ये सब बना दिया गया है और सबको एक काम दे दिया गया है। लंग्स को एक काम दिया गया है कि आप
ऑक्सीजन का आदान प्रदान करेंगे। हार्ट को एक काम दिया गया है कि तुम भाई हार्ट बीट करोगे और ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करोगे। किडनी का काम दे दिया गया है कि भाई पूरा जो भी ब्लड है उसका तुम फिल्ट्रेशन करोगे, उसको पानी को छानोगे, ब्लड को छानोगे, जो भी गंदा सामान होगा उसको बाहर कर दोगे और जो साफ होगा उसको वापस से ब्लड में डाल दोगे। तो ये है डिवीजन ऑफ लेबर जो कि मल्टीसेलुलर के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा कोई भी काम आपको यूनिसेलुलर के अंदर, उसके अंदर एक ही सेल सारा का सारा काम कर रहा होता है। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, क्योंकि हम बहुत सारे सेल से मिले हुए हैं, तो कुछ सेल को एक काम दे दिया था कि चलो तुमको हार्ट बनाना है, कुछ सेल को किडनी बनाना है, कुछ सेल को लंग्स बनाना है। अब आपको आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं इनके अंदर क्या होता है। जो रिप्रोडक्शन होता है ना बाबू, वो रिप्रोडक्शन कंज्यूम सिंगल सेल। ऑब्वियस सी बात है, एक ही सेल से बना हुआ है तो एक ही सेल क्या करता है, एक ही सेल इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, सिंगल सेल। बट अगर हम इनकी बात करें तो एक स्पेशल सेल, ओनली सम सेल ऑफ बॉडी इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। बस कुछ सेल हमारे बॉडी में क्या होता है, या फिर कोई भी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको काम दे दिया जाता है कि भाई तुम रिप्रोडक्शन का काम करोगे, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज जर्म सेल। क्या है, जर्म सेल। आई होप आपको सब दिख रहा होगा। अगर ये स्लाइड में कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लीज आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चले। तो हमारे अंदर क्या है कि जो काम दे दिया गया है एक स्पेशल सेल को कि तुमको भाई सेल डिवीजन का काम करना है या रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होना है। रिप्रोडक्शन जो यूनिसेलुलर है उसके अंदर एक ही सेल करेगा, हमारे अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल होगा जिसका नाम होगा जर्म सेल, जो कि इन्वॉल्व होगा। वही जर्म सेल ना मेल के अंदर स्पर्म बनाता है और फीमेल के अंदर ओवम बनाता है, और स्पर्म ओवम मिलके एक सेल का स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसका नाम, अरे सब देखेंगे उसको जाइगोट बोलते हैं। धीरे धीरे वही जाइगोट डिवीजन करके तुम और हम बना देते हैं, ठीक है। वो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम सब आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, क्या कोई दिक्कत। चलो अगले स्लाइड पे ना ये देखो, ये सब पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर। और ये कौन है, मल्टीसेलुलर। ये सब का कैसे ऑर्गेनिज्म है, जो कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। ये कौन है, मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलो आगे चलते। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जो हम तुमको पढ़ाने जा रहे हैं ना, वो हम समझाने जा रहे हैं कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। क्या भैया सेल कई एक तरीके के होते हैं? हाँ बाबू, सेल को ना एक बेसिस पे कि उनके न्यूक्लियस के बेसिस पे उनको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। एक का नाम दिया गया प्रोकैरियोटिक, और दूसरे का नाम दिया गया यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोटिक सेल। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनका नाम देखिए, इसके नाम में ही हर कुछ छिपा हुआ है। अच्छा ये किस बेसिस पे डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नहीं आया भैया, कुछ समझ में नहीं आया, अरे देखो सब समझ में आएगा। ये है बाबू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बीच में मैंने क्या बोला था, यहां क्या होता है प्रेजेंट, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। तो कहने ये देखो, ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में इसके कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस के कवरिंग को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के कवरिंग को हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वैसे इस न्यूक्लियस के कवरिंग को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे जो इस न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक का नाम दिया गया प्रोकैरियोटिक, दूसरे का नाम दिया गया यूकैरियोटिक। अब समझो कि जो ये प्रोकैरियोटिक है ना, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है ओल्ड। प्रो का क्या मतलब होता है, ओल्ड। कैरियोटिक वर्ड आया है कैरियोन से, किससे आया है, कैरियोन, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या कोई दिक्कत है, प्रोकैरियोटिक का मैं मतलब समझा रहा हूं आपको कि जो प्रो है वो एक वर्ड से है जिसका मतलब है होता है ओल्ड, और कैरियोटिक वर्ड जो है वो कैरियोन शब्द से है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिनके अंदर पुराने जमाने वाला न्यूक्लियस होगा उसको बोलेंगे प्रोकैरियोट,
जिनके अंदर पुराने जमाने वाला न्यूक्लियस होगा उसको बोलेंगे प्रोकैरियोट। अरे रिपीट करो, प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास पुराने जमाने वाला क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके पास यू का मतलब होता है ट्रू, और इसका कैरियोन का मतलब क्या होगा, कैरियोटिक वर्ड कहां से है, कैरियोन से। कैरियोटिक वर्ड कहां से है, कैरियोन से भैया। और कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है कौन, उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक। जिसके पास ओल्ड है, पुराने जमाने का न्यूक्लियस है, उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। तो अब समझिए क्या हमने बोला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे डिवाइड किया गया। किसके बेसिस पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, पुराने जमाने का न्यूक्लियस है, तो मतलब इसका ये होगा, कौन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां बीच बीच में होगा साइटोप्लाज्म, कौन होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस है उसके बीच में कौन प्रेजेंट होता है, डीएनए। कौन होता है, डीएनए या फिर क्रोमोसोम। डीएनए या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोम। यही डीएनए और जो क्रोमोसोम है ना बाबू, ध्यान से समझिए, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो जब इसे ये न्यूक्लियस है समझो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म, और इसके बीच में कौन, न्यूक्लियस। तो जब ये न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट था, डीएनए या फिर क्रोमोसोम। और वही डीएनए क्रोमोसोम के ऊपर लिखा होता है कि तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, तुम्हारे अंदर कितना बड़ा हार्ट बनेगा, लीवर कैसा होगा, तुम्हारा हाथ कैसा होगा, उसमें कितना उंगली होगा, सब चीज किसके ऊपर लिखा होता है, तुम्हारे बॉडी का कलर कैसा होगा, किस पे लिखा होता है, क्रोमोसोम के ऊपर, डीएनए के ऊपर लिखा होता है। तो जब पुराने जमाने का प्रोकैरियोटिक के अंदर देखा गया तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। कौन नहीं था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। तो जब नेकेड, इसके अंदर क्या होगा, प्रोकैरियोट के अंदर क्या होगा, नेकेड, मतलब जो आंख से दिखने वाला, कौन, डीएनए, नेकेड डीएनए, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगा, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इनके ऊपर आपको आराम से देखने को मिलेगा, कौन, सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कौन देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर कौन प्रेजेंट होगा, वही डीएनए और क्रोमोसोम। तो यहाँ डीएनए जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जो प्रोकैरियोटिक है, उनके अंदर जो डीएनए और जो क्रोमोसोम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, दोनों सेम है, डीएनए या फिर क्रोमोसोम क्या है, सेम है। आगे हम देखेंगे इसको अच्छे से। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, प्रोकैरियोटिक, मतलब ओल्ड जमाने, पुराने जमाने का न्यूक्लियस। और जो नया जमाने का न्यूक्लियस है जिसको हम लोग यूकैरियोटिक नाम दिया, उसके पास क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर, सही कर लेना इस पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। यहां क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। चलो इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। आपको समझ में आ गया कि प्रोकैरियोटिक का नाम प्रोकैरियोटिक क्यों पड़ा और यूकैरियोटिक का नाम यूकैरियोटिक क्यों पड़ा। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर ओल्ड, पुराने जमाने का न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और उसके पास क्या होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, उसका जो डीएनए होता है या क्रोमोसोम वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है, मतलब आराम से साइटोप्लाज्म के अंदर वो तैर रहा होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक है वो नए जमाने का है, बाद में ना काम और लगा क्या कि इससे काम नहीं चलने वाला है, तो सेल ने इवॉल्व किया और अपने ऊपर डीएनए के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को चढ़ा दिया, क्योंकि डीएनए ही वही तो है जो सारे चीज को डिसाइड कर रहा है, कौन सा केमिकल बनेगा, कौन कलर बनेगा, क्या होगा, ये सब कौन देख रहा है, सब डीएनए देख रहा है, सबका डिसीजन कौन ले रहा है, डीएनए ले रहा है। इसीलिए डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ा दिया गया और उस ऑर्गेनिज्म को हमने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का नाम दिया। क्या कोई दिक्कत है, चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलते हैं। चलो एक बार प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को जाए। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या समझा आपने, इसके पास ये प्रो का मतलब होता है ओल्ड, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या कोई दिक्कत है, और ये यू का क्या मतलब होता है, ट्रू, और इसके पास क्या होगा, कैरियोन का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस। तो इसके पास क्या है, जो न्यूक्लियर रीजन है, क्या है, न्यूक्लियर रीजन क्या है, आप बताइए। न्यूक्लियर रीजन इज नॉट क्या, व्हाट, सराउंडेड बाय
किससे सराउंडेड नहीं होता है इसका न्यूक्लियर रीजन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब पढ़ा दिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक बार रिपीट करिए, जो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियर रीजन है वो किससे सराउंडेड नहीं होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। यूकैरियोटिक क्या क्या है? एक डिफरेंस तो समझ में आ गया भैया कि जो इसका न्यूक्लियर रीजन है दैट इज सराउंडेड बाय व्हाट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कलर विजुअल है ना? क्या कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। चलो चलो, दूसरा डिफरेंस देखिए। दूसरा क्या है? इसका जो साइज होता है ये छोटा होता है, ये 1 to 10 माइक्रोमीटर का साइज होता है। और यहीं पे अगर हम इसका साइज देखें तो ये साइज बड़ा होता है, ये साइज बड़ा होता है। इसका जो साइज होता है वो 5 to 100 माइक्रोमीटर का होता है। क्या कोई दिक्कत है? तो एक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। न्यूक्लियर रीजन जो है वो सराउंडेड होता है किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। किसमें? यूकैरियोट में। जिसमें नहीं होगा वो प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट साइज में छोटा होता है, यूकैरियोट साइज में बड़ा होता है। ठीक है, साइज मैंने आपको बता दिया। ये माइक्रोमीटर क्या होता है समझिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power -6 माइक्रोमीटर, ये याद रख लेना। मतलब इतना छोटा होता है ये साइज सेल का, दोनों ही, चाहे यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट। ये आपको आंख से नहीं दिखेगा, इसको आपको माइक्रोस्कोप से ही देखना होगा। ठीक है, दो डिफरेंस हो गया। चलिए अगले पेज पे तीसरा डिफरेंस देखते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है, इसके पास सिंगल क्रोमोजोम होता है। इसके पास सिंगल, मैंने बोला था ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए या फिर क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है। तो जो प्रोकैरियोट है उसके पास सिंगल क्रोमोजोम होता है, बट जो यूकैरियोटिक है उनके पास मोर देन 1 क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या कोई दिक्कत? सिंगल या फिर 1 क्रोमोजोम। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, ये काफी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या होता है? आपको नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। मैंने बोला था ना कि सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जिसको काम दे दिया जाता है, जैसे आपके ऑर्गन को काम दिया हुआ है। उसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होगा, मतलब वो सिंपली होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ठीक है, तो नो मेम्ब्रेन बाउंड। एक सेल ऑर्गेनल होता है प्रोकैरियोट के अंदर, लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। आगे देखेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे। नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। बट आपको इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। क्या कोई दिक्कत है आपको? ठीक है ना? चलो अब आते हैं, इनका जो सेल होता है वो सेल डिवीजन, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो बाय बडिंग और फिजन। इनके अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो पूरा पूरा एक प्रोसेस से गुजरता है, और सेल डिवीजन बाय मियोटिक, अभी नाम याद करिए सिर्फ, मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन। तो अब समझ में आया होगा आपको कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेल डिवीजन बाय मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन से होता है। ये भैया क्या होता है मियोटिक माइटोटिक डिवीजन? ये अभी हम पढ़ाएंगे आने वाले लेक्चर्स में। मियोटिक माइटोटिक डिवीजन पे एक पूरा पूरा लेक्चर लेंगे, ठीक है, 15-20 मिनट का। समझिए आप, यहाँ जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके पास क्या होता है, दिख रहा है ना तुम्हें? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेल डिवीजन क्या होता है? बाय बडिंग और बाय फिजन के थ्रू होता है। किससे के थ्रू होता है? बाय बडिंग और बाय फिजन के थ्रू प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। हम तुम्हें बता देते हैं कि क्या होता है ये बाय बडिंग क्या होता है और फिजन क्या होता है, एक बार समझा देते हैं, समझो। बडिंग के अंदर क्या होता है? बडिंग समझिए, कहीं स्पेस नहीं है इसलिए यही समझाते हैं। क्या होता है, ये मान लो एक सेल है, ये सेल क्या करता है, थोड़ी देर बाद अपने ऊपर एक बर्ड का फॉर्मेशन करता है, ऐसे एक बर्ड्स का फॉर्मेशन करता है। थोड़े दिन बाद क्या होता है, ये बर्ड टूट के नीचे गिरता है और ये एक नया सेल का निर्माण करता है और 2 नया सेल फॉर्मेशन होता है, दैट इज बडिंग। और दूसरा होता है फिजन। फिजन क्या होता है, ये मानिए एक सेल है, ये एक सेल है, ये सेल 2 पार्ट में टूट जाएगा और 2 नया नया सेल बना देगा, तो ये होगा फिजन। तो बडिंग समझ में आया? ये हो गया ऊपर वाला बाबू, हो गया बडिंग। ऊपर वाला क्या हो गया? बडिंग। और नीचे वाला क्या हो गया? फिजन। तो
जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनका सेल डिवीजन बाय बडिंग और बाय फिजन के थ्रू होता है, कोई दिक्कत। यूकैरियोटिक के अंदर जो डिवीजन होता है वो मियोटिक और माइटोटिक होता है। ये मियोटिक और माइटोटिक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी के लिए आप बस याद कर लीजिए। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल किस में पाए जाते हैं बताइए? यूकैरियोटिक। किसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है भैया? प्रोकैरियोटिक। क्यों? क्योंकि भैया उसके पास तो पुराने जमाने का न्यूक्लियस है, उसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। यहाँ तक सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे चलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब समझ में आ गया, मल्टीसेलुलर आ गया, यूकैरियोटिक आ गया, प्रोकैरियोटिक आ गया, बेसिक फीचर्स ऑफ सेल आपको समझ में आ गया। बेसिक फीचर ऑफ सेल बताओ क्या क्या होता है? सेल के पास सेल मेम्ब्रेन भैया सारे सेल में देखने को मिलेगा। उसके बीच में कौन होगा? एक पानी के जैसा सब्सटेंस जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और तो और उसमें कौन प्रेजेंट होगा? बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये बेसिक फीचर ऑफ सेल है। हाँ भैया, क्या साइटोप्लाज्म के अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी देखने को मिलते हैं? हाँ भैया, में वो सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जैसे कैसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है यूकैरियोटिक के अंदर, उसी तरीके से वो सारे सेल ऑर्गेनल भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे चलें। चलो चलते हैं, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कुछ एक क्वेश्चन है, डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट फाउंड इन किन के अंदर? भैया हम आपको बोले तो थे कि यूनिसेलुलर के अंदर एक ही सेल सारा काम करता है। मल्टीसेलुलर के अंदर तो डिवीजन ऑफ लिवर है, कुछ सेल को हार्ट बनाने के लिए भेज दिया गया है, कुछ को किडनी, कुछ को लंग्स, कुछ को लिवर। समझ में आया कि नहीं? इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। कौन सा सेल है बताओ? कौन सा सेल है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? जर्म सेल। कौन सा सेल? जर्म सेल। सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोट्स बाय, अभी बताए हैं, बाय मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन। जूता से मारेंगे, जिसके मन में ये ख्याल भी आया होगा उसको उठाएंगे, ढीला इसे भी पहनते हम जूता, समझे कि नहीं? कूटेंगे भरपेट। सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स के अंदर बताओ, बाय बडिंग और बाय फिजन। और बताइए सेल डिवीजन इन यूकैरियोट्स बाय मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल फाउंड इन, बताओ कौन सा सेल? यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सोच रहा होगा ना, वो अपना चप्पल खोलो और खुद अपने सिर पे उठा के मारो। ठीक है गधा, लेक्चर को ध्यान से देखिए, आपसे सारा क्वेश्चन होगा। अरे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा सब तुमसे होगा, कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन उठा लेना, सब बना देना, सब हो जाएगा भैया। इसके बाद 2-3 लेक्चर ले लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी उठाइए और पढ़िए, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड में एकदम फोड़ के आओगे, वादा है हमारा तुमसे। विच ऑर्गेनिज्म हैव नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो सेल से बना ही हुआ नहीं है? बैक्टीरिया भैया, आप तो बोले सिंगल सेल से बना हुआ है। हाँ तो सेलुलर। अमीबा पिछले सेल में देखे, हाँ भैया ये सिंगल। ये वायरस, ये होगा आंसर। क्यों? ये आपके बॉडी के बाहर जो होता है तो नॉन लिविंग होता है, जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ है उसी तरीके से आराम से पड़ा होता है, आपके बॉडी में जाके लिविंग हो जाता है। तो अभी तक तो साइंटिस्ट कंफ्यूज है कि इसको लिविंग माने कि नॉन लिविंग। इसको अभी भी नॉन लिविंग के आधे में भी लगभग डाला गया है, लेकिन अभी ये नहीं है बेटा, ये ना इसको लिविंग माना जाता है ना नॉन लिविंग। ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है? आप बताओ। सेल थ्योरी क्या था? सेल थ्योरी जो सिल्डन स्वान ने दिया था कि ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम व्हाट? सेल से बना हुआ है। जितने प्लांट और एनिमल है वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो ये बैक्टीरिया भी सेल से बना हुआ है, वायरस भी सेल से बना हुआ है, लेकिन कौन सेल से नहीं? वायरस सेल से बना हुआ है। कूटेंगे, वायरस इसका आंसर होगा, क्योंकि वायरस भैया किसी भी सेल से नहीं बना हुआ है। तो कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है? उसका नाम क्या है? वायरस। क्या कोई दिक्कत है? चलो इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अब हम अगले लेक्चर में सेल ऑर्गेनल्स पे चर्चा करेंगे, और उससे पहले सेल ऑर्गेनल पे चर्चा करने से पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे और एक स्ट्रक्चर को देखेंगे जो कि प्लांट के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है सेल वॉल। उसको देखेंगे धीरे धीरे करके, इसमें टॉपिक वाइज लेक्चर लेके आएंगे। आप बस पढ़ते रहिए, आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी मन करे पढ़ना, नहीं मन करे नहीं पढ़ना, सारा का सारा क्वेश्चन तुम्हारा इसी नोट्स से हो जाएगा, चाहे क्वेश्चन कहीं का भी हो। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप बस पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, पढ़ो, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाय।